बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए दानिश साहब, क्या हाल चाल है आपके? मलिक साहब, ईरान और अमेरिका की जंग का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज फिर कहा गया है कि हम आबने हुर्मुज़ को खोलने जा रहे हैं और ईरान के साथ हमारा मुआहदा होने वाला है। वो बेसिकली बिजनेस को अब दोबारा से ऊपर लेके आने के लिए और तेल की प्राइसेस को छेड़छाड़ करने के लिए भी इस तरह के अक्सर बयान दे देते हैं। लेकिन वो सेटल साइड आपको कई ऐसी चीज दिखाई देती है कि वाकई कोई मुज़ाकरात हो जाए, किसी एमओयू पे साइन हो जाए, या फिर आपने हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए। आइंदा आने वाले दिनों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बल्कि ये पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम मजीद बढ़ने वाला है, अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह क्या है? मैं आपको अभी बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो इक्लिप्स आ रहा है, सोलर इक्लिप्स, और इसमें जो जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन है, इससे बहुत क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि आने वाले महीनों में ऑयल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब में बहुत ज़्यादा एक chaos पैदा होगा और प्रॉब्लम मजीद बढ़ती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की बातों को वैसे भी हमें अभी फिलहाल के लिए नहीं सीरियस लेना चाहिए। ये जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट ही करते हैं, ये हम लोगों को सबको अब पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम अगर सितारों की तरफ देखें तो उसमें बहुत क्लियरिटी से नजर आता है कि आने वाले दिन, अल्लाह करे मैं गलत हूं, फिर से बोल रहा हूं अल्लाह करे गलत हूं, मजीद मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। और मैंने जैसे कहा भी था, अप्रैल के बाद से, अप्रैल से 2-3 महीने का एक जो गैप है, ये आपको यूं समझें कि एक सांस लेने का मौका दिया जा रहा है। ये फिर मामलात आगे आगे वाले दिनों में मजीद खराब होते हुए दिखेंगे। मैंने साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किस तरह इलेक्शन हुए, किस तरह इलेक्शन के नताइज को मोल्ड किया गया, किस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाई गई और किस तरह मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनवाई जा रही है, ये सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कह रही है आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम नाकाम करवाया गया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, दानिश साहब, वो ये कह रहे हैं हिसाब निज़ाम जो किताब, है नाकाम नहीं हुआ बल्कि इसको। जी मलिक साहब। मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर का मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन इन्होंने इलेक्शन रखे हैं, ये तसादुम का दिन है। ऐसे मसाइल बन जाएंगे जो इन्होंने नहीं सोचे होंगे, और ये मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाएंगे आराम से। वजह सिर्फ एक ही है, 27 तारीख को, 27 जुलाई को सैटर्न स्टेशनरी था। और मैं बता चुका हूं बहुत दफा कि जब भी सैटर्न स्टेशनरी या जुपिटर स्टेशनरी सिचुएशन में होता है, इस टाइम में काम नहीं करने चाहिए, वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो प्लैनेट की पोजीशन होती है वो एक बिल्कुल रुकी हुई होती है। वैसे आपको पता है हर प्लैनेट मूव हो रहा होता है। जब वो रुक जाते हैं, रुकता कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन टेम्परेरी अगर ब्रेक भी लेते हैं, उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो ये है, उस टाइम कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, वो फंस जाता। तो इन्होंने तो इलेक्शन रख दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से टास्क है पाकिस्तान का। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई आसानी से हल निकलेगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, इमरान खान साहब के हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर मुमकिन है खान साहब को बिरौन मुल्क भेज दिया जाए। खान साहब के जायचा देखे काइंडली बताइएगा कि वाकई क्या खान साहब बिरौन मुल्क जा रहे हैं या पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने वाला है? क्या देखते हैं सवाल? देखें, पीटीआई, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि पीटीआई इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकती। और पीटीआई का रिलीव अब आप भूल जाएं फिलहाल, जब तक के उसको लीड करने के लिए वीनस ना आ जाए, खवातीन ना आ जाए, या इमरान खान खुद ना आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान का मुझे मार्च के महीने से जो वक्ती जायचा उससे दिख रहा है कि वो बाहर जाने वाले हैं। बाहर से मुराद ये है कि जेल से बाहर निकलने वाले हैं। तो हमने देखा कि मार्च में वो एक एक तरह से हॉस्पिटल के इनके चक्कर तो बहुत बढ़ गए। जी हाँ, तो 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखती है, और बैरूनी मुल्क का सफर भी दिखता है। लेकिन राइट नाउ अगर आप मुझे बोलें तो नवंबर तक मुझे खान साहब की सेहत में बहुत मसाइल नजर आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि उनको शायद
इसलिए बाहर भेजा जाए कि उनकी तबीयत अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो ये इस बात पे मैं ज़रूर एग्री करूंगा कि खान साहब की सेहत अभी अच्छी नज़र नहीं आ रही नवंबर तक। मलिक साहब, अक्सर हमारे दोस्त हमें कहते हैं कमेंट्स में कि अवाम से मुतल्लिक भी सवाल किया करें, तो वही सवाल आपसे कर लेता हूँ कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की प्राइजेस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, गैस की प्राइजेस भी बढ़ रही हैं, महंगाई अपने अरूज पर है। आप क्या देखते हैं कि आवाम के लिए भी रिलीफ दिखाई देता है या फिर आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है? देखें, अभी तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मौका जरूर आएगा कि वो सड़कों पर आकर अपने हकूक के लिए लड़ें। ये तो बहुत क्लियर नजर आता है। लेकिन वो हकूक के लड़ने में इनको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। और अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई रिलैक्सेशन है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ भी नहीं है। अनटिल नेक्स्ट ईयर के एंड तक, उस वक्त पाकिस्तान की जो 20 साल से दशा चलती आ रही है वीनस की, वो खत्म होगी और सन की दशा स्टार्ट होगी, जिसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम के लिए फिर काम वाकई होगा पाकिस्तान में। मलिक साहब, माजी में हम देख चुके हैं जब भी इस्लामी ममालिक कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। भुट्टो साहब ने जब 50 इस्लामी ममालिक को एक छत के नीचे इकट्ठा किया था, एक प्लेटफॉर्म दिया था, तो हमने देखा कि उसके बाद शाह फैसल के साथ क्या हुआ, कर्नल कदाफी के साथ क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, इवन के भुट्टो साहब का क्या नतीजा निकला उसके बाद हम सब जानते हैं, हमसे वाकिफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मरतबा एक मरतबा फिर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और ताकतवर मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, छोटे मोटे मुल्क नहीं। आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? क्या इसका कोई खुदा ना खासा इन ममालिक के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ये नहीं चाहती कि इस्लामी मुल्क इकट्ठे हों। देखें, इस बात के ऊपर तो मैं नहीं बता सकता कि उस टाइम की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो वापस रिपीट हो रही है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि राहु जब भी आता है एक्वेरियस में, मुस्लिम ममालिक के लिए प्रॉब्लम लेकर आता है। मैं आज इस साल के शुरू से बोल रहा हूँ। और प्लानिटरी ट्रांजिशन अगर सेम हो जाए, तब भी मेजर प्लैनेट, जो मेजर मूवमेंट में प्लैनेट है जैसे जुपिटर, सैटर्न, नॉर्मली हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो को नहीं काउंट करते, लेकिन इनके असरात भी बहुत गहरे होते हैं। बस हम इसलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि इनकी एक हाउस से दूसरे हाउस की ट्रांजिट मिनिमम भी 12 से 14 साल की होती है। मतलब एक घर से दूसरे घर में मूव करने में 12 से 14 साल लग जाते हैं। अब अगर हम पहले के टाइम में जाएं, जब ये एहतियात बना था और प्रॉब्लम हुई थी, तब जो मेजर प्लैनेट थे और अब के जो मेजर प्लैनेट हैं वो सेम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन मेजर प्लैनेट जो इन्फ्लुएंस लाते हैं दुनिया पे, वो सेम नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वापस से वही चीजें रिपीट होंगी। हाँ, डिफरेंट वे में चेंजेस नजर आ रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुल्क अगर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें कोई, अल्लाह करे मैं गलत हूं, अल्लाह करे, कोई पॉजिटिव होप नजर नहीं आ रही है। इसमें यही नजर आ रही है कि अल्टीमेटली आने वाले दिनों में पाकिस्तान कुछ ऐसे मसाइल का सामना करेगा जो हम नहीं चाहते कि हम सामना करें। लाइक किसी और की जंग में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रही है। और मुझे अच्छे से याद है जब गजा में भी पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री के लोग भेजे गए हैं या जो भी अफवाज भेजी गई है, तब भी मैंने कहा था ये पाकिस्तान के लिए ट्रबल पैदा करती हुई आपको नजर आएंगी आगे आने वाले दिनों में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट में अब तुर्की भी शामिल हो गया है। अब तुर्की के शामिल होने से दुनिया पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? क्योंकि ये मुल्क इस वक्त इत्तेहाद कर रहे हैं जिस वक्त ईरान और इसराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है और यूक्रेन और रशिया भी आमने सामने हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? क्या ये मुआहदा करके इन ममालिक ने ठीक फैसला किया है? क्या देखते हैं इनका फ्यूचर? देखें, पहले भी मुआहदा हुआ था। ये आपको याद होगा जब पिछले साल इक्लिप्स आया था, और फिर वही चीज रिपीट हुई है और फिर मुआहदा हुआ। लेकिन मैं इस मुआहदे को एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बताया है, कि तीसरी जंग अजीम होगी, लेकिन अभी नहीं। 2030 में, 2030 में तीसरी जंग अजीम दिखती है। उससे पहले ग्रुपिंग होना और ऐसे बहुत सारे ममालिक की आपस में
एमओयू साइन होना ये सरप्राइजिंग बात नहीं है अभी के लिए। एक बात और ये है कि आपको याद होगा जब ये ईरान और इसराइल का एक्टिव जंग चल रही थी अप्रैल में, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा इंडिकेट किया था कि अब जो नेक्स्ट टारगेट में मुल्क आने वाला है वो तुर्की है। और इसमें कोई दो राय नहीं होते, जब ऐसे ममालिक को कोई थ्रेट होती है या इनको अंदर ही अंदर ऐसी मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, तो डेफिनेटली ये मुल्क आपस में क्लब करते हैं। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है ये बात, बल्कि डेफिनेटली शो कर रही है कि इन ममालिक को मेजर थ्रेट आने वाले दिनों में होंगे। तो ये तो बात श्योर हो गई है। जैसे सऊदीया ने उस वक्त किया जब जंग शुरू भी नहीं हुई थी ईरान और इसराइल की। अब जब इसमें तुर्की ऐड हो रहा है तो ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि इसराइल के या आने वाले दिनों में दूसरे ममालिक के तुर्किया के ऊपर बहुत नजर है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। नादिन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, और आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं, तो अपने सवालात जरूर पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।